हमारे यहाँ 36 जात के लोग आपसी भाईचारे के साथ बड़े जय अच्छे बाबा। वातावरण में रहे हमेशा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के 2 बार बहुत हालात खराब किए हैं। एक बार तो जब जाट आरक्षण को लेकर के 5 जातियों के लोग आंदोलन चला रहे थे, उस वक़्त के अंदर इसी मुख्यमंत्री ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजकुमार सैनी को आगे करके और लोगों के अंदर 3536 जात के नारे लगवा करके हमारे प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने का इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। उसी आधार पर फिर इसने ये नारा दिया 75 पार का। लेकिन क्योंकि हमारे लोग जो है हमेशा भाईचारे के साथ, मजबूती के साथ रहे हैं, इनको सत्ता में आने से रोक दिया। आज की तारीख में इस किस्म के हालात है प्रदेश के अंदर कि मौजूदा जो सरकार है वो सत्ता के कहीं नज़दीक भी नहीं आ सकती। भाजपा 10 का आंकड़ा भी पार करना आज मुश्किल है उनके लिए। इसलिए प्रदेश का फिर माहौल खराब किया। 27 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के अंदर एक लड़का जिसने पहले 2 मुस्लिम लड़कों को जिंदा जलाया, उस सोनू जो मानेसर जो लिखता है अपने आप मोनू मानेसर, उस मोनू मानेसर ने उस वीडियो के अंदर बहुत ऐसे शब्द कहे जिससे हर आदमी आहत हो सकता है। किसी भी कम्युनिटी के बारे में कोई भी अगर इस तरह की बात कहेगा तो फिर उससे मान के चलो कि हर आदमी जो है उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसके बाद भी वहां पे जो सीआईडी का एक इंस्पेक्टर था, उसने 15 दिन पहले सरकार को इस बात के लिए चेता दिया था कि अब की बार जब यात्रा निकलेगी तो उस यात्रा के दौरान कुछ शरारती तत्व आएंगे और वो इस इलाके का माहौल खराब करेंगे। इसके लिए आपको पहले से ही इसके ऊपर कोई संज्ञान लेना चाहिए। और 27 का जो वीडियो आया वो तो प्रशासन ने देखा था। सरकार को पता लग गया कि इस वीडियो के बाद 100% लोगों में जो गुस्सा बढ़ेगा। बावजूद उसके भी जब यात्रा निकली 30 तारीख, तो यात्रा जब निकली 30 तारीख को तो भी लोगों ने संयम रखा। उस यात्रा के अंदर वो लोग मौजूद थे जो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए आए। कुछ बजरंग दल के बताए गए और कुछ लोग जो है विश्व हिंदू परिषद के कहे गए। कुछ लोगों को ये कहा गया कि ये तो वो कौन सा गौओं का एक बना रखा ना इन्होंने, गोरक्षक, ये गोरक्षक हैं। जबकि थे सारे के सारे भाजपा के गुंडे और बदमाश, सारे के सारे जो है पेड वर्कर थे उनके, जो केवल माहौल खराब करने के लिए वहां पे गए थे। बड़ी हैरानी की बात है, चंद बदमाश इकट्ठे करके सरकार भेजती है और वो ये कहती है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है भाई, हिंदू तो हम भी हैं। ये अपने आप को क्या ज्यादा बड़ा ठेकेदार मानते हैं हिंदुओं का? ये तो हिंदुओं के नाम के ऊपर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। केवल हिंदू के नाम के ऊपर हमारे प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आज जिस तरह का माहौल बना रखा है मुख्यमंत्री ने,
जब वहाँ पे ये घटना हुई और उसके बाद जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे जो उस यात्रा में शामिल नहीं थे, जो शरारती तत्व हैं, जो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिताते हैं, जो भाईचारे के साथ रहते हैं, उन लोगों ने खुल करके ये बात की बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में फैल होगी। जब मुख्यमंत्री को आम आदमी, भाजपा की सरकार को आम आदमी गाड़ी देने लग गया कि सारा सरकार का किया हुआ काम है और सरकार ने सारा का सारा माहौल खराब किया और बिगाड़ा, तो फिर इन्होंने नया काम शुरू कर दिया। वहाँ पे धारा 144 लगा दी, आर्मी बुला ली, बीएसएफ बुला ली, सीआईएसएफ बुला ली, सीआरपीएफ बुला ली, सेंट्रल फोर्सेस बुला करके वहाँ दहशत फैलाई और दहशत फैला करके बजाय उन गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की, आपसी माहौल ठीक करने की नया काम शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया जगह जगह। आप में से किसी एक साथी का मान लो घर है, कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए आपकी छत पे चढ़ जाए, अब सरकार कहे कि इस छत के ऊपर लोग खड़े पत्थरबाजी कर रहे थे, इस घर को तोड़ दो, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कौन सा कानून है? किस कानून के तहत लोगों के मकान तोड़े? किस कानून के तहत लोगों की दुकानें तोड़ दी, शोरूम तोड़ दिए? कितना बड़ा नुकसान वहां पे किया, कितना बड़ा नुकसान तोड़ फोड़ से तो किया ही किया। लोगों में जो आपसी भाईचारा था उसको कितना बड़ा नुकसान इस बीजेपी की सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने पहुंचाया है। अगर हमारे यहाँ पे न्यायपालिका ना हो तो फिर मुझे लगता नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी काम प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाएगी। ये तो फिर अपनी मन मर्जी से डंडे से सारी चीज को आंकने का काम करेगी। इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी है। मुख्यमंत्री को जो ये कहे प्रदेश की जनता के लिए कि मेरे पास पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए कोई फोर्स नहीं है, लोग अपनी हिफाजत खुद करें, इस मुख्यमंत्री से पूछने वाला हो, तेरे तो ना घर है ना तेरे परिवार है, तू तो चलो भाजपा की सरकार बन गई, ऊपर से थोप दिया गया इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे। तू तो जब चलता है, जब तेरे साथ 500 पुलिस फोर्स के लोग चलते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स को जगह जगह सड़कों पे खड़ा कर देता है। आम जनता जिसने बीजेपी को वोट दी, सरकार बनाई, उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये सरकार का काम है हर आदमी को प्रोटेक्शन देना। अगर कोई बदमाश बदमाशी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और आम आदमी को प्रोटेक्शन देना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इस मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश में जो हालात हैं उन सब के लिए जिम्मेवार मनोहर लाल खट्टर है, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है। इनके षड्यंत्र की वजह से आज हरियाणा का माहौल खराब हुआ है। उसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन भेजेंगे। हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं भेजेंगे, हम आज भी अगले 4-6 दिन में जब हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे उसके बाद हमारा डेलीगेशन जाएगा और वो हर जगह पे जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लेगा, लोगों से मिलेगा, सारी बात की जानकारी देगा। मुझे जो अब तक एक जानकारी है आपको बताऊंगा तो आप खुद ये मानोगे कि ये सारी की सारी सरकार की ही शुरू की हुई गड़बड़ है, टोटल की टोटल। जब यात्रा वापिस आ रही थी तो यात्रा में जो लोग चल रहे थे, जो बदमाश थे, जो गुंडा तत्व था, उसने जो, क्योंकि मुसलमानों के गांव है, गरीब
जनता है वहाँ पे सारी की सारी। लोग तकरीबन सड़कों के ऊपर मकान बने और बाहर बैठते हैं। आपको सड़क के ऊपर हर घर के आगे 10-10, 5-5 लोग बैठे मिलेंगे। नमाज का समय होगा तो, क्योंकि वहाँ पे जितनी मस्जिद हैं वो भी सड़क के ऊपर बनी हुई है, तो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा, बड़े बुजुर्ग भी मिलेंगे। लोग तकरीबन सड़क के ऊपर ही बैठते हैं। वहाँ पे पहले तो नारे लगाएंगे, नारे लगाओ, हम भी परमात्मा के नारे लगाते हैं, भगवान के नारे लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो जरूर लगाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने वही तुम्हारे दामाद आगे, बाहर निकलो तुम्हें देख लेंगे, इस किस्म की बातें वहाँ बोली गई। उसके बाद भी लोगों ने संयम रखा। जो चश्मदीन गवाह थे, ये उसकी भाषा है, उसने बताया मुझे। जो गांव का सरपंच था, मुखिया था, हिंदू था, ये उसकी बताई हुई बात है। उसने बताया कि उसके बाद फिर उनमें से एक व्यक्ति ने फायर किया और फायर करके फिर उसी तरह की भद्दी बातें कही। तब उन लोगों ने वहां पत्थर पड़े थे सड़क के ऊपर, फिर उन्होंने उठा करके उनके ऊपर पत्थर मारे। ये नेचुरल है, हर आदमी को गुस्सा आता है। कोई किसी को गाली देगा, कितनी देर सुनोगे? अगर आपको मैं अब यहाँ गालियाँ देनी शुरू कर दूँ, कितनी देर सुनोगे आप मेरी बात? नहीं सुन सकते ना, तो वो भी कैसे सुन सकते हैं? आखिर वो भी इंसान है, वो कोई जानवर तो थे नहीं। ये उनको समझ में नहीं आ रही थी तुम्हें क्या कहा जाए। इन सब के लिए जो है पूर्ण रूप से सरकार ही जिम्मेदार है। हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, सारी बात का पता कराएंगे और विधानसभा के सत्र से पहले सारी जानकारी हासिल करके विधानसभा के अंदर सरकार से सारी बात पूछेंगे कि ये सब क्यों हुआ और क्यों कराया गया। मुझे लगता नहीं कि सेशन के दौरान इस पे मुख्यमंत्री कहीं चर्चा कराएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो स्वयं जिम्मेवार है, इसलिए भागेगा। लेकिन मैं मेरी तरफ से इस इशू के ऊपर आमरों को प्रस्ताव भी दूंगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी दूंगा, और अगर मेरे मंजूर नहीं किए गए, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो फिर उसके लिए मुझे चाहे गैलरी में जाना पड़े उसमें भी जाऊंगा। लेकिन मैं जो आज हरियाणा प्रदेश, क्योंकि ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, चौधरी देवीलाल की ही मेहनत की वजह से, उनके प्रयास की वजह से हरियाणा अलग प्रदेश बना। हम हमारे प्रदेश का भाईचारा किसी को भी खराब करने की छूट नहीं देंगे। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए गांव गांव में जाकर के लोगों को इनकी पोल खोलने का काम करेगा, बताएगा। नूह में मकान तोड़े जाने को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। पूछते हैं प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ेंगे सर, कांग्रेस के साथ या अकेले? सर प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ या अकेले, या कोई और रणनीति रहेगी? आप सुझाव दो मुझे क्या सर, आप राजनीति के माहिर हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। अभी जब समय आएगा जी, तब सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी, आप जल्दी ना करो यार। चौटाला जी इतनी है कि लड़कों की उम्र निकली जा रही है, कलरक आशा वर्कर तमाम सड़कों पर हैं, इसी बारे में क्या कहें? ये चीज ठीक है, सरकार किसी को परमानेंट जॉब नहीं दे रही। आज एक कौशल रोजगार निगम बना रखा, उस कौशल रोजगार निगम में आपका मुख्यमंत्री आपके यहीं का है, जब आए उससे ये सवाल जरूर करना, आप पूछना। उसका एग्जाम 1 साल पहले हुआ है, क्लास बी और सी का 1 वर्ष पहले एग्जाम हुआ। और 1 वर्ष पहले जिस किसी ने एग्जाम दे लिया, और वो भी कोई छोटे से अखबार के अंदर एक छोटी सी ऐड निकली कि हम इसका एग्जाम करवा रहे हैं, जिसने अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, तो इसके लिए अपने लोगों को उन्होंने उसके लिए इन्फॉर्म किया या नहीं किया। 1 साल के बाद पोस्ट निकलती है, उस पोस्ट के ऊपर, क्योंकि जिसने एग्जाम क्लियर ही नहीं कर रखा वो तो लग ही नहीं सकती, तो फिर ये अपनी मन मर्जी से लिस्ट बनाते हैं, जिसमें आरएसएस का एजेंडा है कि अपने लोगों को, जो अपनी इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, उन लोगों को जॉब देते हैं। ये केवल और केवल कौशल रोजगार निगम जो है
आरएसएस के लोगों को जॉब देने की एक नया तरीका है। उसमें भी शर्त लगा दी कि फैमिली इनकम 175 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये छड़े में लगे, इनकी इनकम तो कहीं दिखती नहीं। चौटाला क्लियर किया वो भी नहीं भर पाए क्यों? उनकी फैमिली उनके बताया ना आपको कि एक तरीका है। फिर ये लिस्ट भेजते हैं अपने अधिकारियों के पास, इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। होनी चाहिए। कुछ नेताओं के नाम आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। किस तरह देखते हैं कि सर इसकी सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे आप क्या? किसकी? जो मेवात केस है, आप कह रहे हैं कि उसकी सच्चाई सामने नहीं आ रही है, तो उसको लेके आप क्या चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? सीबीआई किसके पास? फिर भी एक एजेंसी मैं पूछता हूँ किसके पास है? उस एजेंसी का तो बहुत बड़ा दुरुपयोग है, सीबीआई का, ईडी का। ये हाईकोर्ट ने जांच तो फटकार लगाई किसी अभी sitting हरियाणा judge के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। जो करने शुरू करे हैं इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों को उस एग्जाम से, उस नौकरी से दूर रखने के लिए किया है। जो गांव का बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन कर ली और उसको आप 4 साल बाद कहते हो कि एग्जाम देना पड़ेगा तेरे को, उसको नहीं क्वालिफाई कर सके, उसके लिए पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन है। हर एग्ज़ाम के अंदर फार्म भराया जाता है, उसमें 2 से 2,500 रुपया लिया जाता है। 15-15, 20-20 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश के उस फार्म के लिए अप्लाई करते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो रोज़ाना इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं, जो क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के दिखाए जाते हैं, ये भी यही तरीका है कि इनको नौकरी से दूर रखा जाए। हमारी गवर्नमेंट बनेगी, पहले भी हमारी गवर्नमेंट में इस तरह के कोई एग्ज़ाम नहीं थे। आगे भी लोगों ने अगर हमें मौका दिया तो हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे और केवल बच्चे की क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी देंगे, नौकरी निकालेंगे। अगर वो उसमें क्वालिफाई करेगा तो उसको जॉब देंगे। सर, अगर 2024 में आपकी सरकार बनती है तो क्या पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा की जाएगी? जो पत्रकार हित के लिए, जो समाज में पत्रकार जो सेवा करते हैं, राजनीतिक विचारधारा देते हैं, उनके लिए कुछ करेंगे क्या? जब हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, आप पत्रकार साथियों से जरूर पूछेंगे। आपकी भी अपनी एसोसिएशन है बनी हुई, पेंशन के है, वैसे आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे कि आप अपनी तरफ से हमें राय जो बताओ कि हम आपको और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। जो आपके एसोसिएशन की तरफ से लिख करके हमारे पास आएगा, उस पर विचार विमर्श करेंगे। सर हम अपने घोषणा पत्र में बाकायदा तौर पे इन सब चीज़ों को डालेंगे जिसको हम पूरा कर सकते। दिग्विजय जिस जस्टिस ने वहाँ के लोगों के साथ न्याय किया है, जिसने उस पर स्टे किया है, उन्हीं जस्टिस को किसी भी एक अपने रिटायर्ड जस्टिस के या खुद के अपने उसमें चौटाला जी, आजकल चौटाला जी, बीजेपी की सरकार जो है 2005 तक आपकी सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस आई और जनता कांग्रेस से नाखुश हो गई। तो आपकी भी सरकार चली थी, अब कैसे खुश करेंगे जनता को हरियाणा के? तो राज तो बड़ा मारा आपको भी करेंगे। चौटाला जी, सवाल है कि बीजेपी सरकार जो है मंदिरों पे ज़्यादा फोकस करती है, एजुकेशन पे ना करके, लेकिन मुख्य जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में जाके कहते हैं कि हर हफ्ते कोई ना कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, IIM बन रहे हैं। आप प्रदेश में अगर आपकी सरकार आती है तो आप किसको बढ़ावा देंगे, एजुकेशन को या मंदिरों को? आपने मुझे लगता है सोशल मीडिया पे वो देखा होगा जिसमें ये कहता है कि यूनिवर्सिटी बन रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, फिर लोग हंस रहे हैं साथ साथ। प्रधानमंत्री जी को कोई भी बयान देने से पहले बहुत सोचे। वो तो ये भी कहते थे बेचारे 600 करोड़ जनता हमारे देश में। सर आप क्या करेंगे प्रदेश में, मंदिरों को बढ़ावा देंगे या एजुकेशन को? ना मंदिर को देंगे ना मस्जिद को देंगे। मंदिर और मस्जिद हमारे धर्म हैं, उनमें हर आदमी जो है, हर नागरिक जो है उससे जुड़ा हुआ है। हर आदमी की अपनी श्रद्धा है। मंदिर भी आम नागरिक बनाता है, मस्जिद भी आम नागरिक, गुरुद्वारा भी आम नागरिक बनाता है। हम तो अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देंगे, बच्चों के रोजगार पे ध्यान देंगे, उसके साथ साथ प्रदेश के विकास पे ध्यान देंगे। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, इसके बारे में उससे पूछो। जी बताओ, एक आदमी ग्रेजुएशन करता है, कोई भी पोस्ट निकलती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की निकले,
स्टेट की आपकी HPSC की निकले या आपके कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट की निकले, पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होते थे। ये लिखा जाता था कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएट जो वो फार्म अप्लाई कर सकते, और उसके बाद डिपार्टमेंट का जिसमें जॉब लगनी होती थी उसका एग्ज़ाम होता था। उस एग्ज़ाम में जो पास हो जाते थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। उसमें इंटरव्यू के नंबर दे करके कम ज़्यादा करके जैसे भी नौकरी लग जाता था। अगर ये एग्ज़ाम लेना है इन्होंने तो फिर उस ग्रेजुएशन का नाम क्यों लिया जाता है? अगर आपने PhD कर ली, आपने MPed कर ली, आपने B.Ed कर ली, तो B.Ed के बाद अगर टीचर की कोई पोस्ट निकलती है, किसी ने मैथ्स में करी है, किसी ने साइंस में करी है, किसी ने आर्ट्स में करी है, किसी ने सोशोलॉजी में करी है, जो पोस्ट निकलेगी उसके लिए अप्लाई करेगा। ये सुने ना, आप मुझे एक चीज़ बताओ, कांग्रेस की 3 MLA नहीं है वहाँ पे, है ना 3 MLA? उन 3 MLA से रिपोर्ट नहीं ले सकते थे। हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई है कि हम कोई ऐसा कलेश नहीं चाहते वहाँ पे जिसकी वजह से कल को आप लोगों को कोई टारगेट हो। आप अपनी रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट तैयार करो, हकीकत जो है वो आप हमें बताओ। विधानसभा का सत्र आएगा, हम उस इशू पर चर्चा करेंगे, हम प्रेस के माध्यम से बात करेंगे, हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, लेकिन हम हालात ख़राब करने के लिए नहीं भेजेंगे। भेजने को तो मैं आज वहाँ पे मेरे 500 आदमी भेज दूँ, पार्टी के लोगों को कहूँ भी जाओ वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाने के बाद विवाद होगा कि नहीं होगा? मैं नहीं चाहता भाईचारा कहीं खराब हो। ये तो राजनीति करने गए हैं केवल वहाँ पे। कोई मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में मेरे से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। प्रदेश के हित की कोई बात है, प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसके बारे में आप अभय जी के साथ हैं सर, अभय जी के साथ हैं, NDA के साथ हैं। इंडिया की नींव किसने रखी है? फिर ये सवाल तो खत्म हो गया आपका। तो प्रदेश चौटाला जी कांग्रेस के साथ हैं, चौटाला जी आप कांग्रेस के साथ हैं। चौटाला जी मणिपुर में महिलाओं की इज्जत को तार तार किया गया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि देश में अगर हम बात करें किसी भी राज्य के अंदर महिलाओं की इज्जत को, चाहे वो छोटी बच्ची हो 5 साल की, चाहे 3 साल की, तो चाहे 20 साल की या उससे बड़ी, हर एक की इज्जत को तार तार किया जाता है। आप इसके बारे में क्या सुरक्षा प्रबंध करेंगे या क्या ऐसा एजेंडा तैयार करेंगे जिसमें महिलाओं को डर ना लगे बाहर निकलते हुए? हमारे प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट रही, हमारे प्रदेश में कभी इस किस्म के हालात नहीं हुए, ना हमने होने दी है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में कहीं नहीं देख पा, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं हर जगह पे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आज मणिपुर के इतने बुरे हालात होने के बाद आज तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। अगर किसी दूसरे प्रदेश में कोई छोटी मोटी घटना हो जाती, सारा बीजेपी का सोशल मीडिया, सारे इनके स्पोक्समैन, सारे इनके मिनिस्टर, सब के सब चिल्लाना शुरू कर देते, सब डिमांड करते कि रिजाइन हो, सब कहते आपका गवर्नर रूल लगे, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन अपने गिरबान में नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस किस्म के हालात पैदा कर दिए। मणिपुर की घटना बाद की है, पहले हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटियों के साथ जो रेसलिंग फेडरेशन में हुआ, जो हमारी एक कोच के साथ हरियाणा की मिनिस्टर ने किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो हमारी महिलाएं बेटियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश का नाम बड़ा किया,
जहाँ उनको प्राइम मिनिस्टर घर बुला करके सम्मान देता था, उन्हीं लड़कियों को आपने देखा नहीं किस तरह से बाल पकड़ करके खींच करके घसीट करके पुलिस लेके जा रही थी। तब ये चुप क्यों थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? इन लोगों ने कभी भी जो बात लोगों के बीच में आकर के कही कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, उसको हमेशा कमजोर किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा इन्हीं का है। और इन्होंने जितना महिलाओं का शोषण आज हो रहा है, कभी भी किसी की सरकार में नहीं हुआ। जितने महिलाओं के प्रति एक चीज देखने वाली है, आप इनकी जो क्राइम की सालाना की जो डायरी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें देखोगे महिलाओं के क्राइम के रेट बड़े मिलेंगे आपको हर स्टेट में जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब भाजपा स्वयं जो है इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ेंगे सर? बीजेपी